तो साथियों, इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा जो है तो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे और वनस्पति विज्ञान में जो है तो पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं तो थियोफ्रेस्टस हैं। तो दोस्तों, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहले हम दोस्तों जंतु विज्ञान के बारे में शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है दोस्तों कोशिका। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका कैसे काम करती है, कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम सारी जानकारी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हड्डियों के बारे में। इसके बाद पाचन तंत्र के बारे में, जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे, यानी कि फेफड़ा को समझेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद दोस्तों जो है तो परिसंचरण तंत्र के बारे में समझेंगे। हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय रक्त को कैसे पंप करता है, कैसे पूरे शरीर में फैलाता है। इसके बाद आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखेंगे, हम रक्त के बारे में देखेंगे। रक्त के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कैसे पाई जाती हैं, इनके बारे में समझेंगे। इसके बाद है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क के बारे में समझेंगे। इसके बाद है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में समझेंगे। इसके बाद है दोस्तों ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमको समझना है। त्वचा, कान, नाक, जीभ, आँख, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद है ग्रंथियाँ, विटामिन्स, उत्सर्जन तंत्र, पोषण और बीमारियों के बारे में समझेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों क्रमशः समझेंगे। दोस्तों, ये साइंस जो है तो रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अन्य सभी एग्जाम्स के लिए साइंस महत्वपूर्ण है। तो जो है तो इन सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिका को शुरू करते हैं। कोशिका के बारे में समझेंगे। ये दोस्तों इस प्रकार की कोशिका होती है। दोस्तों, कोशिका जो है तो ये बहुत ही छोटी होती है। कोशिका को हम अपनी साधारण डायरेक्ट जो है तो आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और इस कोशिका के अंदर, इतनी छोटी कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे सेंट्रोसोम हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सारी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक बार सोचो कि जिस कोशिका को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस कोशिका का अध्ययन हमें करना है और इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये चित्र जो है तो जंतु कोशिका का है, यानी कि मानव कोशिका का, हमारी कोशिका का। दोस्तों, हमारा शरीर जो है तो छोटी छोटी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बना, अंग से मिलकर एक शरीर बना। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर दीवारें बनती हैं। 4 दीवारों को मिला दो तो एक कमरा बनता है और कई कमरों को मिला दो तो एक घर बनता है, रहने लायक घर, व्यवस्थित घर बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बनता है, ऊतकों को मिलाने से अंग बनता है और कई सारे अंगों को मिला देने से एक शरीर बनता है जो काम करता है। तो इस प्रकार से जो है तो ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी किया कहलाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है तो वो कोशिका है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक आएगा। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो वो कोशिका मरी हुई थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन सीधे पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसमें आप लोगों को रॉबर्ट हुक को टिक करना है। और अगर पूछता है जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत जो है तो श्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। तो इन तीनों को जो है तो आप लोगों को सही ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका,
दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो है तो ये माइकोप्लाज्मा की होती है। इस माइकोप्लाज्मा को, ये जीवाणु होता है, इस माइकोप्लाज्मा को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इतनी छोटी होती है ये। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों औरत का ओवम होता है। औरत के ओवम की सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्यों में। और सबसे छोटी कोशिका जो है तो ये आदमी का स्पर्म होता है। सबसे लंबी कोशिका जो है तो तंत्रिका तंत्र की होती है, ये ब्रेन में होता है। सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका तंत्र की होती है, ये ब्रेन में पाया जाता है। कोशिका विभाजन सबसे तेज, कोशिका विभाजन का मतलब है दो भागों में टूट जाना। जैसे ये कोशिका है तो ये दो भागों में इस प्रकार से टूटती है, यहाँ से ये टूट जाएगी तो दो कोशिका बन जाएंगी इस प्रकार से। तो दोस्तों कोशिका विभाजन में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक कोशिका दो में बदलती है, दो कोशिका चार में, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से जो है तो कोशिका का पुनः निर्माण होता है। तो ये कोशिका का पुनर्निर्माण जो है तो सबसे तेज जो है तो ये लीवर में होता है, मनुष्यों के लीवर में होता है। और कोशिका विभाजन सबसे कम ब्रेन में होता है। कोशिका विभाजन जो है तो सबसे कम, लगभग ना के बराबर होता है कोशिका विभाजन ये ब्रेन में। तो इन सभी चीज़ों को जो है तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार की होती है ये कोशिका हमारी। कोशिका के अंदर ये सभी चीज़ें जो है तो पाई जाती हैं, रसधानी, सेंट्रोसोम, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ों को अब हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। दोस्तों कोशिका झिल्ली, ये जो ऊपरी परत होती है कोशिका की, ये होती है, इसमें परत जो चढ़ी होती है इसका नाम है कोशिका झिल्ली। इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है। जंतुओं में पाई जाती है, यानी कि मनुष्यों की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पेड़ पौधों में भी ये पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है तो ये मनुष्यों की कोशिका में पाई जाती है और पेड़ पौधों के कोशिका में भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति, ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है तो ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, मनुष्यों में नहीं पाई जाती। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, जंतुओं में ये जो है तो नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जो है तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज जो है तो अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और नाम जो है तो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण यानी कि नाम रखा था बेंडा ने और खोज जो है तो अल्टमैन ने की थी। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी जो आंतरिक दीवार है इसको क्रिस्टी कहा जाता है और बाह्य दीवार को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं और बाह्य दीवारों को मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका में एक क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। दोस्तों ये क्रेब्स चक्र जो है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्रेब्स चक्र जो है तो 38 एटीपी का निर्माण करता है। इस 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज मिलता है। इस एक ग्लूकोज में से हमें 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा यहीं से बनती है हमें। और दोस्तों आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आंतरिक श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सीके विर्च ने कहा था। इसको अभी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम।
गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी का कार्य होता है दोस्तों ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये गोल्जी बॉडी का काम होता है, इसका काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। इसके बाद है दोस्तों रसधानी यानी कि रिक्तिका। रसधानी का दूसरा नाम है रिक्तिका। ये पानी को स्टोर करके रखता है। कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, ये पानी को संग्रहण करके रखता है। ये टोनोप्लास्ट प्रोटीन की बनी होती है। रिक्तिका जो है तो टोनोप्लास्ट प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद है दोस्तों सेंट्रोसोम, इसे तारक काय भी कहा जाता है। इसकी खोज बोबरी ने की थी। कोशिका का विभाजन करता है। एक कोशिका दो में बदलेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ बनेगी। इस प्रकार से ये सेंट्रोसोम जो है तो कोशिका का विभाजन करता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। सेंट्रोसोम जो है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और सेंट्रोसोम का काम जो है तो कोशिका का विभाजन करना होता है। दोस्तों इसी के कारण जो है तो ब्रेन कैंसर होता है। ब्रेन कैंसर का कारण यही है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है तो 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। ब्रेन में 90% जो है तो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और 10% गिलियल सेल पाई जाती हैं, यानी कि गिलियल कोशिकाएं पाई जाती है। इसी में से कैंसर का कारण होता है। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम जो है तो लीवर में होता है, तभी तो ये जो है तो कोशिका का विभाजन तेजी से करता है। और छिपकली के पूंछ में भी सेंट्रोसोम जो है तो पाया जाता है। गैंडे की चमड़ी में पाया जाता है। और सबसे कम सेंट्रोसोम जो है तो ब्रेन में पाया जाता है। ये कोशिका का विभाजन नहीं कर पाता, इसलिए अगर ब्रेन में कोई गहरी चोट लग जाए तो ब्रेन जो है तो डैमेज का डैमेज ही रहा आता है, वहाँ पर कोशिका का निर्माण नहीं होता। इसके बाद है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे अंतःप्रदब्ध जालिका कहा जाता है। ये कोशिका की सुरक्षा करता है, यानी कि कंकाल के रूप में पाया जाता है। ये कोशिका की सुरक्षा के लिए होता है। ये दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होता है वो उसमें वसा पाया जाता है, चिकना होता है। और जो रफ वाला होता है इसमें राइबोसोम होता है, खुरदुरा होता है। राइबोसोम जो है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो रफ वाले में से जो है तो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम से। इस तरह का ये दोस्तों होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। और इधर जो है तो स्मूथ हो गया, यहाँ पर वसा पाया जाता है। इस प्रकार से तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। दोस्तों प्रोटीन का निर्माण जो है तो हमारे शरीर में राइबोसोम ही करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। ये दो तरह के होते हैं, एक अविकसित, दूसरा विकसित। अविकसित जो हो गए इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है या फिर 70S भी कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो है तो इसमें वायरस आते हैं, अविकसित में वायरस जीवाणु आते हैं। और यूकैरियोटिक में जो है तो इसमें हम लोग आते हैं। एनिमल, जानवर, मनुष्य, जो चीज़ें हमें सीधे डायरेक्ट दिखती हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं, यानी कि उनका विकास हो चुका होता है, विकसित होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है या फिर आत्महत्या की थैली, क्योंकि दोस्तों इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो ये पाया जाता है तो ये कोशिका का पाचन करने के काम आता है। तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये लाइसोसोम जो है तो खुद को फाड़ लेता है और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पूरे कोशिका में फैल जाता है। इस प्रकार से कोशिका मर जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज जो है तो डी डुबे ने की थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ये कोशिका के पाचन के काम में आता है। इसके बाद है दोस्तों केंद्रक। केंद्रक की खोज ब्राउन ने की थी। ये कोशिका का मस्तिष्क होता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक होता है। इसमें दोस्तों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए के बारे में हम आगे समझेंगे। केंद्रक में दोस्तों जो है तो 80% प्रोटीन होता है। केंद्रक के अंदर 80% भाग में प्रोटीन पाया जाता है और 20% डीएनए पाया जाता है लगभग। तो दोस्तों इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रक में 80% प्रोटीन हो गया, 20% डीएनए हो गया। ऊंट तथा लीमा में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ऊंट और लीमा में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये अपवाद है। अब है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहा जाता है। दोस्तों जो कोशिका के अंदर पानी भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर जो पानी भरा होता है उसे हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका के अंदर केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसकी खोज जो है तो पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं प्लास्टिड कोशिका। ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। प्लास्टिड कोशिका जो है तो पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की कोशिका जो है तो ये चौकोर होती है, और एनिमल की कोशिका यानी कि जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अंतर समझ लेते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर हैं। तो दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है वो छोटी होती है और गोल होती है, और पादप कोशिका बड़ी होती है, चौकोर होती है। जंतु कोशिका में रसधानी यानी कि रिक्तिका, पानी जो स्टोर करता है वो छोटा होता है, और पादप में पेड़ों में रसधानी जो है तो बड़ी होती है। जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसके बाद है जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति मनुष्य की कोशिका में नहीं पाई जाती। अब हम दोस्तों देखते हैं कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, 80S का राइबोसोम पाया जाता है, और केंद्रक भी दोनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों पादप से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये जो है तो पादप से संबंधित है, यानी कि पेड़ों से संबंधित है। ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णित लवक कहते हैं। ये पेड़ों में जो है तो भोजन का निर्माण करता है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णित लवक कहते हैं इसे। ये रंग प्रदान करता है, पेड़ों में जो पत्तियों के रंग होते हैं उनको प्रदान करता है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक कहते हैं इसको। ये भोजन निर्माण करता है। तो दोस्तों भोजन स्टोर का काम जो है तो ल्यूकोप्लास्ट करता है, और भोजन निर्माण जो है तो ये क्लोरोप्लास्ट करता है। तो इन तीनों को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों मनुष्यों की कोशिका में जो सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है। तो दोस्तों सिलिया जो है तो ये बाहर होता है। सिलिया बाहर होता है और छोटा होता है, संख्या में ज़्यादा होता है। जो चीज़ छोटी होती है वो संख्या में ज़्यादा होती है, और जो चीज़ बड़ी होती है वो संख्या में कम होती है। तो फ्लैजेला भी जो है तो बाहर पाया जाता है। ये साइज में जो है तो बड़ा होता है, लेकिन संख्या में कम होता है। दोस्तों ये है सिलिया फ्लैजेला का चित्र। ये हो गई सिलिया और ये हो गया फ्लैजेला। ये जो इसका ये है ये हो गया फ्लैजेला और ये हो गई सिलिया। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनको सिलिया फ्लैजेला को जो है तो ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ लेते हैं। विकसित चीज़ें और अविकसित चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक जो है तो ये अविकसित होता है, ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये बहुत तेज़ी से बनते हैं। ये दोस्तों वायरस होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत वायरस आते हैं, और यूकैरियोटिक में जो है तो जंतु आते हैं, जो चीज़ें हमें सीधे आँखों से दिखती हैं, और प्रोकैरियोटिक में जो माइक्रोस्कोप से देख सके वो चीज़ों को रखा जाता है। तो दोस्तों वायरस जो है तो बहुत तेज़ी से बनते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाली चीज़ें बहुत तेज़ी से बनती हैं, ये दिखाई नहीं देती। इसमें 70S वाला राइबोसोम मिलता है। श्वसन की प्रक्रिया जो है तो जीव द्रव्य के द्वारा होती है। श्वसन की प्रक्रिया यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है तो जीव द्रव्य के द्वारा होती है। इसमें RNA पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका झिल्ली होती है। और दोस्तों यूकैरियोटिक में जो है तो इनका विकास धीमा होता है। जैसे हमारा बच्चा जैसे पैदा हुआ तो उसका विकास धीमा होता है। ये दिखाई देते हैं, हम लोग दिखाई देते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। इसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। इसमें DNA पाया जाता है। हम लोगों की कोशिका में जो है तो DNA पाया जाता है। जीव द्रव्य होता है, हम लोगों के अंदर जीव द्रव्य भी होता है, और हम लोगों में जो है तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों गुणसूत्र। दोस्तों गुणसूत्र की खोज जो है तो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर
केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होती है। इस प्रकार का होता है दोस्तों गुणसूत्र। इस प्रकार का गुणसूत्र होता है। यह है गुणसूत्र का चित्र। इस तरह का होता है। गुणसूत्र को अगर पकड़ के खींचेंगे हम तो ये डीएनए दिखेगा। इधर हो गया डीएनए। गुणसूत्र को अगर हम पकड़ के खींचेंगे इस प्रकार से तो ये स्प्रिंग की तरह डीएनए दिखेगा। डीएनए को हम और पकड़ के खींचेंगे इस प्रकार से, डीएनए को हम अगर और पकड़ के खींचें तो उसमें हमें जीन दिखाई देगा, यानी कि डीएनए के अंदर ही जीन पाया जाता है। इसी में से मेल फीमेल का निर्धारण होता है। दोस्तों डीएनए जो है तो ये 2 सूत्री होता है, यानी कि दोहरी कुंडली होती है डीएनए में। तो इस तरह से आप लोगों को डीएनए को ध्यान रखना है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे अच्छे से डिटेल में। तो दोस्तों डीएनए को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका के अंदर जो है तो केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हो गया, डीएनए के अंदर जो है तो जीन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और ये जीन ही निर्धारण करता है कि गर्भ में बेटा है कि बेटी है। ये जीन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को गुणसूत्र को जो है तो ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, डीएनए और आरएनए। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। दोस्तों इसकी खोज जो है तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। दोस्तों खोज, डीएनए की खोज जो है तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, और पहली बार जो है तो देखा था कार्ल्सबर्ग ने। डीएनए को पहली बार किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। और डीएनए की खोज जो है तो फ्रेडरिक मिशर ने किया है। डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया है। डीएनए का मॉडल जो है तो वाटसन और क्रिक ने दिया है। तत्व जो है तो फास्फोरस पाया जाता है। डीएनए में तत्व जो है तो फास्फोरस पाया जाता है। बॉन्ड हाइड्रोजन पाया जाता है, और बेस जो है तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तत्व फास्फोरस पाया जाता है, बॉन्ड हाइड्रोजन पाया जाता है, और बेस जो है तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। डीएनए में 4 चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन थायमिन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एडेनिन गुआनिन का जो जोड़ा होता है इसको प्यूरिन कहा जाता है। इसको प्यूरिन कहा जाता है। एडेनिन गुआनिन का जो जोड़ा होता है इसको प्यूरिन कहा जाता है, और थायमिन साइटोसिन का जो जोड़ा होता है इसको पायरेडमीन कहा जाता है। पायरेडमीन कहा जाता है थायमिन और साइटोसिन के जोड़े को। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और एडेनिन थायमिन के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जाता है, और दोस्तों गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों एडेनिन गुआनिन के जोड़े को प्यूरिन कहा जाता है, और थायमिन साइटोसिन के जोड़े को पायरेडमीन कहा जाता है। तो इन जोड़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों डीएनए के भीतर जीन पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर जो है तो जीन पाए जाते हैं। डीएनए को पकड़ के और ज़्यादा खींचेंगे तो वहाँ पर जीन दिखाई देंगे। डीएनए की कुंडली जो है तो दोहरी होती है, यानी कि इस प्रकार की कुंडली होती है डीएनए की। इस प्रकार की कुंडली होती है डीएनए की। इसके बीच इस तरह की कुंडली होती है डीएनए की। जीन की खोज जोहानसन ने की है। जीन की खोज जो है तो जोहानसन ने की है। अब दोस्तों हम आरएनए के बारे में समझते हैं। आरएनए का पूरा नाम है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये छोटे जीवों में पाए जाते हैं, वायरस, कीटाणु, इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं आरएनए। दोस्तों डीएनए जो है तो डीएनए का ये जो थायमिन है इसको हटाकर हम यूरेसिल लगा देंगे तो आरएनए बन जाएगा। आरएनए में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ
थायमीन के जगह हमें यूरेसिल जोड़ना है। यूरेसिल जैसे ही जोड़ेंगे तो वो आरएनए बन जाएगा। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, डीएनए से आरएनए अगर बनाना है तो थायमीन को हटाकर हमें यूरेसिल जोड़ना पड़ेगा, तो वो आरएनए बन जाएगा। मनुष्यों में आरएनए पाया जाता है लेकिन काम नहीं करता, ना के बराबर काम करता है आरएनए। इसमें सिंगल कुंडली होती है। आरएनए सिर्फ इस तरह का होता है, ये सिंगल कुंडली होता है आरएनए। आरएनए जो है दोस्तों, तो ये प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, बहुत ही कम काम करता है। आरएनए प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। प्रोटीन का निर्माण जो है तो एनाबोलिज्म कहलाता है। प्रोटीन निर्माण होने की प्रक्रिया को एनाबोलिज्म कहते हैं। दोस्तों आवश्यक भोजन में हमें एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। आवश्यक भोजन में एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है हमें। तो पहले से 10 एमिनो एसिड जो है तो पहले से मौजूद होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और 10 एमिनो एसिड जो है तो हमें भोजन से मिलते हैं। 10 एमिनो एसिड जो है तो हमें भोजन से मिलते हैं। तो दोस्तों आरएनए जो है तो 3 तरह के होते हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, ये दोस्तों जो है तो आवश्यक भोजन की पहचान करता है। आरएनए जो है तो आवश्यक भोजन की पहचान करता है। और टीआरएनए ये आवश्यक भोजन का परिवहन करता है, यानी कि आवश्यक भोजन जो होता है उसको ले जाने का काम करता है। और आरआरएनए होता है। आरआरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए, ये जो है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। आरआरएनए राइबोसोम जो है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इन तीनों आरएनए को आप लोगों को ध्यान रखना है। mRNA आवश्यक भोजन की पहचान करता है, और टीआरएनए जो है तो आवश्यक भोजन का परिवहन करता है। और आरआरएनए जो होता है तो ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो दोस्तों इन सभी को जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों है डीएनए। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया को जो है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया, डीएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब दोस्तों हम कोशिका विभाजन के बारे में समझते हैं। कोशिका विभाजन दोस्तों 3 तरह के होते हैं। असूत्री विभाजन जो होता है ये छोटे जीवों में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनमें असूत्री विभाजन पाया जाता है छोटे जीवों में। समसूत्री विभाजन जो है तो ये हम लोगों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। जितनी कोशिका टूटेंगी उतनी ही कोशिका बनेगी, ये समसूत्री में होता है। और दोस्तों अर्धसूत्री जो है तो ये भी मनुष्यों में ही पाया जाता है, यानी कि जंतुओं में भी पाया जाता है। प्रजनन में ये 2% में होता है। और समसूत्री विभाजन जो है तो ये 98% में होता है। 98% में समसूत्री विभाजन होता है, बाकी 2% जो है तो प्रजनन तंत्र में होता है, 2%। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में समझते हैं। दोस्तों अर्धसूत्री में जो है तो 4 बार विभाजन होता है, जैसे इधर हो गया मेल, इधर हो गया फीमेल। मेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और फीमेल में भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों 44 जो है तो ये होते हैं, प्लस 2 जो होते हैं XY के रूप में, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो ये 44 होते हैं इनको ऑटोसोम बोला जाता है। इसको जो है तो ऑटोसोम बोला जाता है। और ये जो 2 XY होते हैं, मनुष्य में जो है तो XY पाए जाते हैं, तो इसको जो है तो ऑलोसोम बोला जाता है। इसको ऑलोसोम बोला जाता है। इस प्रकार से 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। और फीमेल में भी जो है तो इसी तरह 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं। और फीमेल में जो है तो 2 जो ऑलोसोम जो 2 होते हैं उनमें सिर्फ XX ही पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो है तो लिंग का निर्धारण जो है तो आदमी के जीन से होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो है तो गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों
जब बच्चा बनता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो जो है तो 22 ऑटोसोम 22 ऑटोसोम जो है तो पिता से आएंगे बच्चे में। 22 ऑटोसोम पिता से आएंगे बच्चे में, और इसी प्रकार से 22 ऑटोसोम जो है तो माता से भी आएंगे बच्चे में। तो ये ऑटोसोम जो है तो 44 हो गए। और इधर से जो है तो आलोसोम जो है तो आलोसोम ये एक्स वाला आएगा या फिर वाई वाला आएगा। एक्स वाला आया या फिर वाई वाला आएगा, कोई एक ही आएगा। और इधर से भी कोई दो तो एक्स एक्स ही हैं तो कोई भी आ सकता है। तो इधर से भी एक कोई आएगा, एक्स या फिर दूसरा वाला एक्स। तो इनमें से मान लीजिए इधर से आ गया वाई, इनमें से मान लो इधर से आ गया वाई और इधर से आ गया एक्स। तो ये दो मिलकर जो है तो 46 हो गए। 44 + 2 46। तो इस प्रकार से गुणसूत्र जो है तो बच्चे में जाते हैं। तो दोस्तों अगर लड़का होगा तो लड़के में जो है तो वाई और एक्स यानी कि एक्स वाई गुणसूत्र मिलेगा। ऑलोसोम जो है तो एक्स वाई होंगे। और अगर लड़की हुई तो लड़की में जो है तो एक्स एक्स होंगे, लड़की में एक्स एक्स होंगे और लड़के में जो है तो एक्स वाई होंगे आलोसोम। तो इस प्रकार से लिंग का जो है तो निर्धारण होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री में जो है तो 4 तरह से विभाजन होता है। पहला विभाजन इधर से हुआ, दूसरा विभाजन इधर से हुआ, और तीसरा इधर से, और चौथा विभाजन जो है तो इधर से हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों असूत्री विभाजन को हम एक बार और समझते हैं। इस असूत्री विभाजन को हम लोग इधर एक बार और समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, इधर मेल हो गया और इधर जो है तो फीमेल हो गई। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी जो है तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 44 जो है तो ऑटोसोम पाए जाते हैं, +2 जो है तो एक्स वाई के रूप में आलोसोम पाए जाते हैं। सेम टू सेम फीमेल भी होता है। 44 जो है तो ऑटोसोम पाए जाएंगे और 2 जो है तो एक्स एक्स जो है तो ये ऑलोसोम पाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना है, जैसे बच्चा बनेगा, जब बच्चा बनेगा तो उसमें 22 ऑटोसोम पिता के क्रोमोसोम से आएंगे और माता के क्रोमोसोम से यानी कि माता के गुणसूत्र से 22 और जो है दोस्तों तो 22 गुणसूत्र माता के ऑटोसोम से आएंगे। इस प्रकार एक विभाजन यहाँ पर हुआ और एक विभाजन यहाँ पर हुआ, 2 विभाजन हो गए। अब दोस्तों जो है तो पिता के ऑलोसोम से एक कोई आएगा, या तो एक्स वाला आएगा या फिर वाई वाला आएगा। मान लीजिए यहाँ पे वाई वाला आ गया तो एक विभाजन यहाँ पर हो गया। इसके बाद दोस्तों माता के ऑलोसोम से भी कोई ना कोई आएगा, एक्स वाला आए या फिर एक्स वाला, ये दोनों एक्स एक्स हैं तो कोई ना कोई आएगा, एक्स आएगा। तो इस प्रकार 22 + 1 ये हो गया, ये 23 हो गए। इसमें भी 22 + 1 ये हो गया, ये भी 23 हो गए। तो 23 23 46। इस प्रकार से बच्चे में भी 46 जो है तो गुणसूत्र हो गए। तो ये पिता के आलोसोम से जो है तो वाई वाला आया है तो ये बच्चा पैदा होगा, यानी कि बालक लड़का होगा। और दोस्तों अगर पिता के ऑलोसोम से एक्स वाला आता तो बेटी यानी कि लड़की पैदा होती। इस प्रकार से जो है तो दोस्तों इसमें 4 विभाजन होते हैं। एक विभाजन इधर हुआ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री में जो है तो 4 तरह से विभाजन होता है। इस 44 ऑटोसोम में से 22 ऑटोसोम आए, माता के 44 ऑटोसोम में से भी 22 ऑटोसोम आए, और पिता के 2 ऑलोसोम में एक आया। इसी प्रकार से माता के 2 ऑलोसोम में से एक आया। तो बच्चे में भी हो गए 23 और 23 मिलाकर के 46 गुणसूत्र। इस प्रकार से जो है तो गुणसूत्र बच्चे में जाते हैं। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि गुणसूत्रों का घट जाना या बढ़ जाना। गुणसूत्रों का घट जाना या बढ़ जाना सिंड्रोम कहलाता है। दोस्तों सिंड्रोम जो है तो 4 तरह के पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इसमें जो है तो गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, घटकर 45 रह जाती है। ये महिलाओं में होता है। इसमें दोस्तों महिलाओं में बांझपन की समस्या देखने को मिलती है और हाइट जो है तो छोटी हो जाती है।
क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें जो है तो एक संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। ये पुरुषों में होती है। इसमें दोस्तों नपुंसक हो जाते हैं, पुरुष जो है तो नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, ये महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। इसमें होंठ जो है तो मोटे हो जाते हैं, शरीर कुबड़ा हो जाता है, मंगोलाइट हो जाते हैं। आखिरी सिंड्रोम जो है दोस्तों तो इसका नाम है पटाऊ। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। ये भी महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। इसमें दोस्तों ऊपरी होंठ जो है तो फटा हुआ होता है। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग इसका जो है तो रिवीजन अच्छे से करिए। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।